नमस्कार। आज का पाठ है प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रा नंदन पंत कृत ग्रामश्री। सबसे पहले कवि परिचय करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में सन 1900 ईस्वी में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। छायावादी युग 1918 से 1936 तक चला। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, जिनमें कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत हैं। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभों में से सुमित्रा नंदन पंत भी एक हैं। इनका काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला हुआ है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, कुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। अंतरंग का अर्थ है घनिष्ठ, मित्रवत। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के घनिष्ठ संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कहा जाता है, शब्दों का कलाकार। अब है प्रस्तुत कविता में वर्णित विषय। ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती हैं। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है ये कविता। अब है इस कविता का सार, ग्रामश्री कविता का सार। ग्रामश्री कविता में कवि ने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। हरे भरे खेत, बगीचे, गंगा का तट सभी कवि की इस रचना में जीवित हो उठे हैं। अगर आपने अपने जीवन काल में कभी भी गांव की सुषमा और समृद्धि का दृश्य नहीं देखा है, तब भी आप इस कविता को पढ़कर ये कल्पना कर सकते हैं कि वह कैसा प्रतीत होता होगा। खेतों में उगी फसल आपको ऐसी लगेगी मानो दूर दूर तक हरे रंग की चादर बिछी हुई हो। उस पर ओस की बूंदें गिरने के बाद जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वह चांदी की तरह चमकती हैं। नए उगते हुए गेहूं, जौ, सरसों, मटर इत्यादि को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने श्रृंगार किया है। आम के फूल, जामुन के फूल की सुगंध पूरे गांव को महका रही है। गंगा के किनारे का दृश्य भी इतना ही मनमोहक है। जल थल में रहने वाले जीव अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, जैसे कि बगुला नदी के किनारे मछलियां पकड़ते हुए खुद को संवार रहा है। इस तरह कवि अपनी इस कविता के माध्यम से हमें गांव के अद्भुत
प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य प्रेमी कवि सुमित्रा नंदन पंत की ग्राम में से संकलित कविता ग्रामश्री प्रस्तुत है। इस कविता में कवि ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां मन को रोमांचित कर देती हैं और उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है कविता ग्रामश्री। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लग गई आमतन की डाली, झर रहे ढाक पीपल के जल हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुखलित जामुन जंगल में चल मेरी झूली। मेरो ग्राम मेरो मेरो ग्राम, मेरो ग्राम मेरो मेरो ग्राम। फूले आलू नींबू दारिम आलू गोभी बैंगन मूली, पीले मीठे अमरूदों में लाल लाल तितियां पड़ी। पक गए सुनहले मधुर बेर अवनी से तरु की डाल जड़ी। है पालक में धनिया लौकी और सेब फली फैली। मखमली टमाटर हुए लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली। मेरो ग्राम मेरो मेरो ग्राम, मेरो ग्राम मेरो मेरो ग्राम, मेरो ग्राम मेरो मेरो ग्राम, मेरो ग्राम मेरो मेरो ग्राम। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के तल हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झर बेरी झूली। फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चेतियां पड़ी। पक गए सुनहले मधुर बेर अवली से तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक मह मह धनिया लौकी और सेम फली फैली। मखमली टमाटर हुए लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। अब है कविता का पहला पद्यांश। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। रवि का अर्थ है सूर्य, हरित का अर्थ है हरा, रुधिर का अर्थ है रक्त खून, श्यामल का अर्थ है
हरा वर्ण हरियाली, नभ का अर्थ है आकाश, फलक का अर्थ है पटल, नील का अर्थ है नीला। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि गांव की मनोरम प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। गांव के खेतों में चारों ओर मखमल रूपी हरियाली फैली हुई है, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। जब उन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब सारा खेत और आसपास का वातावरण चमक उठता है, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि चांदी की कोई चमकदार जाली बिछी हुई है। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, यानी जब हरियाली पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब सारा खेत और आसपास का वातावरण चमक उठता है और ऐसा लगता है कि चांदी की कोई चमकदार जाली फैली हुई है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा है झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। जो हरे हरी फसलें हैं उनके तने पर जब सूर्य की किरणों का प्रभाव पड़ता है तो उनके अंदर दौड़ता हिलता हुआ हरे रंग का रक्त स्पष्ट दिखाई देता है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। तो सूर्य की किरणें तिनकों के हरे हरे शरीर पर नाजुक तने पर जब पड़ता है तो उनके अंदर दौड़ता हुआ हिलता हुआ सा हिल हरित हरा, हरित यानी हरा, हिल यानी हिलता हुआ, रुधिर यानी रक्त, रहा झलक यानी दिखाई दे रहा है। तो उनके अंदर दौड़ता हुआ या हिलता हुआ हरे रंग का रक्त स्पष्ट दिखाई देता है। जब हमारी दृष्टि दूर तक आसमान पर पड़ती है तो हमें ऐसा आभास होता है मानो नीला आकाश चारों ओर झुका हुआ है और हमारी खेतों की हरियाली का रक्षक बना हुआ है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। जब हम चारों ओर देखते हैं तो हमें ऐसा आभास होता है कि नीला आकाश मानो चारों ओर से झुका हुआ है और हमारे खेतों की हरियाली का रक्षक बना हुआ है। दूसरा पद्यांश। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। रोमांचित यानी प्रश्न होती हुई सी, वसुधा यानी धरती, किंकणियां यानी करधनी, भीनी यानी भीगी हुई, तैलाक्त यानी तेल से युक्त, हरित यानी हरा, धरा यानी धरती, झांक रही यानी देख रही, तीसी यानी अलसी। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि पंत जी खेतों में उगाई फसलों का गुणगान करते हुए कहते हैं कि जब से जौ और गेहूं में बालियां आ गई हैं तब से धरती और भी रोमांचित होने लगती हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। जब जौ और गेहूं में बालियां आ जाती हैं तो धरती प्रसन्न दिखाई देती हैं, धरती और भी रोमांचित लगने लगती हैं। अरहर और सनई की फसलें सोने जैसा प्रतीत हो रही हैं तथा धरती को शोभा प्रदान कर रही हैं। अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली, यानी अरहर और सनई की फसलें सोने जैसी हैं। जब वो धरती पर उगती हैं तो धरती की करदनी कमर में बंधे आभूषण जैसी लगती हैं। अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली।
अरहर और सनई की फसलें सोने की करधनी जैसी लग रही हैं, जो धरती रूपी युवती की कमर में बंधी हुई हैं और हवा के चलने से हिल हिल करके मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही हैं। सरसों के फूल खिल जाने से पूरे वातावरण में एक खुशबू बह रही है। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, पीली सरसों के फैलने से यानी सरसों के फूल खिल जाने से पूरे वातावरण में एक खुशबू बह रही है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, यानी वहीं हरियाली युक्त धरा से नीलम की कलियां और तीसी के फूल भी झांकते हुए धरती को शोभा और सौंदर्य से भर रहे हैं।